Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is types of vectors. इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं। आज हमने वेक्टर्स की कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेनी है, जिन टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। डिफाइन कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स को। वेक्टर्स which have the same direction are called parallel vectors. ठीक है जी। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो उनको हम क्या बोलेंगे जी? पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल कैसे हो जाएगी कि देखें, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर हो और ये मेरे पास बी वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे जी? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एक और चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल यानी कि एंगल थीटा, याद रखिएगा एंगल थीटा बराबर होता है 0 डिग्री के। ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स के बाद अब हम चलते हैं जी इक्वल वेक्टर्स की तरफ। दूसरी हमारी टाइप बनती है इक्वल वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स में हमने सिर्फ ये देखा कि वो वेक्टर्स जिनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम हो वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन इक्वल वेक्टर्स के लिए हमारे पास दो शराइत मौजूद हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जी वो शराइत क्या है। सबसे पहली शर्त इक्वल वेक्टर्स के लिए, पहली शर्त ये है कि वेक्टर्स मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन and they must have same मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो वेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ सेम डायरेक्शन के अंदर हों पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन इक्वल वेक्टर्स के लिए हमारे पास दो शराइत हैं। पहला, वेक्टर्स मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगली चीज़, दे मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अब देख लेते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है जी, और ये वेक्टर बी है जी। अब हम इन दोनों शराइत को देखते हैं, क्या ये दोनों शराइत वेक्टर ए और वेक्टर बी पर पूरा उतरती हैं? देखें, इस मिसाल के अंदर आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों की डायरेक्शन तो क्या है? सेम है। मगर क्या ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं? आपको मैंने बताया था कि वेक्टर की जो टेल होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इजहार करती है। अब आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए की टेल छोटी है और वेक्टर बी की टेल क्योंकि बड़ी है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी इज़ लार्जर देन वेक्टर ए, सो दे विल नॉट कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर बी को वेक्टर ए जितना करना पड़ेगा, यानी कि अब ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे कि वेक्टर ए डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी वेक्टर बी के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे जी? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगली टाइप पर आ जाते हैं जी। अगली टाइप है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इन दोनों के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो लाजमी नहीं कि इक्वल वेक्टर्स हों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन में क्या होते हैं जी, सेम होते हैं, लेकिन इक्वल वेक्टर्स के लिए हमारे पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं कहला सकते, लेकिन तमाम के तमाम इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें इक्वल की डेफिनेशन में ये आ रहा है कि वेक्टर्स मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो हम उन दोनों को क्या बोलते हैं जी, पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। इसके बाद चलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? डेफिनेशन, वेक्टर्स which have opposite direction are called anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors, ठीक है जी। वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स बना रहा हूँ, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप देख रहे हैं कि अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है कि आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल, यानी कि एंगल थीटा हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री के। किसके बराबर होता है जी? 180 डिग्री के। इसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर देखें, एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन एक वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो। यानी कि नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, डिफाइन करते हैं। वेक्टर विच हैज सेम magnitude and opposite direction is called negative vector, ठीक है। वेक्टर विच हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं जी। अगर मेरे पास ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसके बाद ये वेक्टर आप देख रहे हैं, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए वेक्टर का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन, रेड वाले की, ए वेक्टर से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। ठीक हो गया। नेगेटिव वेक्टर क्या है? वेक्टर विच हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। हम कह सकते हैं कि ये वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर ऊपर वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है।
अब याद रखिएगा नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल क्या होता है, हमेशा एंगल थीटा बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है। इक्वल वेक्टर्स में भी यही बात कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा 0 डिग्री और इक्वल वेक्टर्स के दरमियान भी थीटा एंगल 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं वेक्टर्स की नेक्स्ट टाइप के ऊपर। आप इसको जो है वो अपने पेपर के ऊपर उतार सकते हैं। जी, टाइप ऑफ वेक्टर्स में हमारी अगली टाइप है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स देखें, ये जो लीनियर है, लीनियर वर्ड निकला है लाइन से। किससे जी, लाइन से। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में लाई करते हों, ऐसे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेक्टर्स which lie along the same line are called collinear vectors। collinear vectors। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि देखें, अगर ये हो आपके पास वेक्टर ए, ये वेक्टर आपके पास बी वेक्टर हो और ये वेक्टर आपके पास सी वेक्टर हो, तो आप देख रहे हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके आगे आ जाएं, अगली टाइप है हमारे पास कोप्लानर वेक्टर्स की। कोप्लानर वेक्टर्स। जी, कोप्लानर वेक्टर्स, अगर प्लानर की बात की जाए तो वेक्टर नाम प्लानर जो है वो निकला है किससे, प्लेन से। ठीक है, और प्लेन का क्या मतलब होता है, प्लेन का मतलब होता है सिंपल, जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। और अगर वेक्टर्स क्या एक प्लेन के अंदर लाई करते हों, यानी कि स्पेस के अंदर ना हो, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेक्टर्स which lie along the same plane are called coplanar vectors। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये हो, ठीक है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी हो, ये दोनों क्योंकि वाइट बोर्ड के ऊपर लाई करते हैं, वाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर कौन से वेक्टर्स नहीं होंगे, देखें, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स नहीं होंगे जो वाइट बोर्ड से आउटवर्ड होंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि जिनकी डायरेक्शन वाइट बोर्ड से बाहर होगी, वो वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो एक प्लेन पर लाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इससे अगली टाइप की तरफ चलते हैं जी। कोप्लेनर वेक्टर्स के बाद है जी हमारे पास
कोटर्मिनस वेक्टर्स। जी, ये कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं? पहले तो हम देखते हैं टर्मिनस का क्या मतलब होता है। टर्मिनस वर्ड निकला है टर्मिनल से, ठीक है। टर्मिनल वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई चीज़ एंड हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोटर्मिनस वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, डिफाइन कर लेते हैं जी। ये वेक्टर्स which have same end point or terminal point are called co-terminus vectors। ठीक है जी। अब co-terminus vectors की एग्जांपल में आ जाता है, देखें ये वेक्टर A, ठीक है, इसके बाद ये वेक्टर B और इसी तरह ये वेक्टर C। आप देख रहे हैं इन तीनों वेक्टर्स का जो एंड पॉइंट है, यानी कि वेक्टर्स की जो टिप है वो क्या है, सेम पॉइंट पर आकर एंड होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये तो आपके पास बिल्कुल आसान आसान सी टाइप्स हैं। इसके बाद चलते हैं नल वेक्टर के पास। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर, अच्छा नल वेक्टर जो है वो आपके पास, जिस तरह अगर हम बात करें स्केलर्स की, तो स्केलर्स के अंदर हम बोलते हैं कि ऐसा नंबर जो कम से कम वैल्यू रखता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं। कि ज़ीरो वो नंबर है जो क्या है, आपके गिनती के अंदर सबसे कम वैल्यू रखता है। लेकिन ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक स्केलर नंबर है। अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर का भी तो जाहिर सी बात है, जिस तरह स्केलर नंबर्स का कोई ना कोई ज़ीरो है, इसी तरह वेक्टर्स का भी क्या है, कोई ना कोई ज़ीरो होना चाहिए। अब जो वेक्टर्स का ज़ीरो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल आती है कि नल वेक्टर क्या है, अ वेक्टर which has zero magnitude is called a null vector। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं जी, नल वेक्टर बोलते हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि वेक्टर्स तब कंप्लीट होते हैं जब ना सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड हो बल्कि कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो। तो अब नल वेक्टर की क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है, अब उसकी डायरेक्शन का क्या करें। अब डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्शन a null vector has an arbitrary direction। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है फर्जी। ठीक है, आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है, फर्जी। अ नल वेक्टर हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, नल वेक्टर की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। अब नल वेक्टर की फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं जी, नल वेक्टर को हमने बनाना कैसे है। देखें, अगर मैं एक वेक्टर में से उसका ही अपोजिट वेक्टर या उसका ही नेगेटिव वेक्टर माइनस कर दूं, सॉरी, अगर मैं एक वेक्टर में
उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं तो हासिल होने वाला वेक्टर मेरे पास क्या कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो, ठीक है, वेक्टर ए मैं मान लेता हूँ कि ये वेक्टर ए। अच्छा, मैंने आपको बोला कि इस वेक्टर ए के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इस वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है इसी का नेगेटिव वेक्टर। अब इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह बनेगा, ये वेक्टर बन जाएगा आपके पास नेगेटिव ए वेक्टर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी, वेक्टर ए को ऐड करना है माइनस ए के अंदर। अब वेक्टर ए को माइनस ए में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल का सहारा लेते हैं। वेक्टर्स को जब भी हमको ऐड करना होता है तो हम किस तरह करते हैं, हेड टू टेल रूल के ज़रिए करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए वही हेड टू टेल रूल, बहरहाल हेड टू टेल रूल आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ रखा है। देखें, हेड टू टेल रूल कुछ इस तरह है कि एक वेक्टर को अगर मुझे दूसरे वेक्टर में ऐड करना है तो मैं इसकी टेल से, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर माइनस ए का हेड कोइंसाइड करूँगा और एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करूँगा। देखें, ये है मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐड किया वेक्टर माइनस ए कुछ इस तरह कि इसकी टेल जो है वो कोइंसाइड करे वेक्टर ए के हेड के ऊपर, तो मेरे पास कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी। ये है माइनस ए वेक्टर। मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस ए वेक्टर को उठा के इस ए वेक्टर के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया कि माइनस ए वेक्टर की टेल कोइंसाइड करे ए वेक्टर के हेड के साथ। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कुछ नहीं आता, मैं इधर रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नल वेक्टर है उसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती। अब जब नल वेक्टर की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती तो फिर उसे इस तरह से हम फिज़िकली इस तरह से जाहिर करते हैं कि अगर एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास नल वेक्टर हासिल होता है। अब देखें नल वेक्टर की इक्वेशन फिर किस तरह बन जाएगी कि अगर आपके पास वेक्टर ए है, इसके अंदर आप ऐड कर दें नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो हासिल होने वाला क्या, एक नल वेक्टर होगा। अब नल वेक्टर के इजहार के लिए आप ज़ीरो लिखेंगे और ज़ीरो के ऊपर छोटा सा वेक्टर साइन डाल देंगे। ये ज़ीरो और वेक्टर साइन आपको डिनोट कर रहा है नल वेक्टर को। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा द नल वेक्टर has no physical interpretation। ठीक है, नल वेक्टर को मैं बना नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। अब अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि उस वेक्टर की टेल ज़ीरो है, और अगर वेक्टर की टेल नहीं होगी तो हम वेक्टर ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, इज़ कॉल्ड नल वेक्टर। डायरेक्शन की बात करें तो नल वेक्टर हैज़ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, नल वेक्टर की कोई भी फर्जी डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो इस आर्टिकल का वेक्टर रह जाता है विच इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखें जी, यूनिट वेक्टर आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है, तो आपने इसे अच्छी तरह से समझना है। यूनिट वेक्टर, देखें यूनिट, यूनिट के बारे में आप सब जानते हैं कि यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, वन, या इसको उर्दू में बोला जाए तो यूनिट का मतलब होता है इकाई, एक से निकला वर्ड। ठीक है, अब देखें जिस तरह से
यूनिट वेक्टर, मुझे कभी किसी क्वांटिटी को अगर मैं यूनिट बोलता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि भी यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड। अगर मैं बोलता हूँ यूनिट डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है 1 मीटर। तो इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी हमने यूनिट वेक्टर की बात करनी है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके पास वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड हो, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखें डेफिनेशन आ जाती है कि अ वेक्टर whose magnitude is 1 whose magnitude is 1 and used to specify the direction of any vector is called a unit vector। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी, वो बराबर है किसके, 4 मीटर के। अब अगर मैं कहता हूँ कि जी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर के बराबर है, तो क्या इससे ये बात आपको पता लगती है कि ये 4 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया है ये किस डायरेक्शन में है? नहीं, मैंने आपको बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अभी आपके पास सिर्फ क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो मुझे इसके साथ कोई ऐसी चीज़ लगाना होगी, कोई ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा जो मुझे क्या दे दे, इसकी डायरेक्शन दे दे। और जो भी चीज़ मैं अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा वही चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिट वेक्टर कहलाती है। अब याद रखना कि यूनिट वेक्टर के यूनिट होने का क्या फ़ायदा है, ताकि वो जो भी फिगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो वो इसकी ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ कोई आर यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ, तो आर यूनिट वेक्टर की क्या मैंने आपको बोला, आर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इस्तेमाल क्यों होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आपके पास यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर की, 1, ताकि ये ओरिजिनल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने पर इसकी मैग्नीट्यूड को अल्टर ना करे, तब्दील ना करे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि जी यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट। इसका मतलब क्या, यूनिट वेक्टर का अपना कोई यूनिट नहीं होता। क्योंकि देखें अगर यूनिट वेक्टर का अपना कोई यूनिट होता तो ये यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो ना सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होता बल्कि इसके यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई होता, जो कि यहाँ पर क्या है, मीटर है। तो यूनिट वेक्टर का क्या है, अपना कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए, ताकि वो इसकी ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड और यूनिट को अल्टर ना करे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जी यूनिट वेक्टर हमने बनाना कैसे, मैथमेटिकली किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कहता हूं कि एक वेक्टर तब वेक्टर कहलाता है जब उस वेक्टर के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर तब कहलाता है जब उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जब भी मुझे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं वेक्टर ए लिखता हूँ और उसके गिर्द 2 बार डाल देता हूँ। ये 2 बार क्या कहलाते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, अब जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखने लगा हूँ वही मेरे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर के इजहार के लिए याद रखिएगा कि आपने ए वेक्टर लिखना है, यानी कि ए नाम लिखना है और उसके ऊपर छोटा सा हैट डाल देना है। ये ए हैट रिप्रेजेंट कर रहा है इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को। तो हमारे पास इक्वेशन ये कुछ ऐसे बन गई कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर। अब हमने फाइंड आउट करना था यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करें, ए यूनिट वेक्टर के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास बन जाएगा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। यही हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर जो है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, तो स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखें ज़रा। ये आपके सामने मैंने बनाया स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपने नहीं समझा तो इससे पिछली वीडियो में मैंने स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख लें। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं आता तो इससे पिछले वाली वीडियो आप लाजमी देखें। तो ये है जी स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस, ये होता है जी आपके पास वाई एक्सिस, और ये कहलाता है जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखें यूनिट वेक्टर मतलब मैंने एक यूनिट कवर करना है ओरिजिन से। ये देखें ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अगर मैं ओरिजिन से एक यूनिट चलता हूँ, यूनिट मतलब क्या, जिस तरह मैं एक कदम बढ़ाता हूँ मैं उसी को कह लेता हूँ कि मैंने एक यूनिट कवर किया है। तो मैं कहता हूँ कि मैं ओरिजिन पे था, अगर मैं ओरिजिन से इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स चलूँ तो फिर मेरे पास जो बनने वाला एक कदम होगा, एक यूनिट जो है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, आई, और इसके ऊपर छोटा सा हैट लगा दूँगा। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूं ओरिजिन से इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यानी कि मैं चलूं एक कदम वाई की डायरेक्शन में, तो मैं कहूँगा कि जी इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसको मैं जे हैट से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, अगर मैं ट्रैवल करूं ओरिजिन से इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, तो फिर मैं कहूँगा कि अगर मैंने एक यूनिट ट्रैवल किया है तो उस एक यूनिट ट्रैवल को मैं डिनोट कर दूंगा के हैट से। ठीक है, तो हम यहाँ से सम अप कर लेते हैं अपनी बात को कि कार्टेशियन स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपके पास यूनिट वेक्टर है इन द एक्स डायरेक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई हैट से। ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे हैट से, और जेड डायरेक्शन के अंदर जो भी यूनिट वेक्टर है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा के हैट से। ठीक है जी, ये तो है हमारे पास क्या, यूनिट वेक्टर इन स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स अमूमन यही समझते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, सिर्फ ये 3 होते हैं, लेकिन याद रखिएगा यूनिट वेक्टर्स सिर्फ 3 नहीं होते। अगर मैं कुछ इस तरह से ट्रैवल करूं इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लें ये आर वेक्टर है। अब इस आर वेक्टर की आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि इस आर वेक्टर की डायरेक्शन ना तो एक्स की डायरेक्शन में है ना ही वाई की डायरेक्शन में, बल्कि मैंने क्या एक्स वाई के प्लेन के अंदर मैंने ये आर वेक्टर बनाया। अब इस आर वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी कि मैंने वेक्टर क्यों बनाया, वेक्टर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने ट्रैवल किया ओरिजिन से इस डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं कहूँ कि मैंने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है
तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनेगा कुछ इस तरह से, इसी डायरेक्शन में, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में ही आपका क्या बन जाएगा, आर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर जो हो उसकी डायरेक्शन में ही आपका क्या बनता है, यूनिट वेक्टर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 यूनिट वेक्टर्स डिस्क्राइब कर लिए। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आई हैड, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे हैड और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के हैड। और कोई भी डायरेक्शन अगर वेक्टर की है तो उसके लिए हम क्या, आर हैड से उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर हमें जो है एक्सप्लेन करना हो डायरेक्शन ऑफ एरिया, तो एरिया की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए भी आप एक यूनिट वेक्टर की हेल्प लेंगे, और वो यूनिट वेक्टर कुछ इस तरह से एन हैड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरिया क्या है, अगर ये एरिया है, एरिया को आप यूँ कंसिडर करें कि मेरे हाथ में कोई बुक है, उस बुक के मैंने परपेंडिकुलर इस तरह से एक वेक्टर बनाना है। बुक का एरिया ऊपर की डायरेक्शन में, तो फिर इस एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस बुक से इस एरिया से परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पर होगी। तो ये टोटल हमने यहाँ पर 3 और 2 5 यूनिट वेक्टर्स डिस्क्राइब कर लिए। क्लियर हो गया जी।